सीपीएस पद्धति खत्म करो, सीपीएस पद्धति खत्म करो, कंपनी राज बंद करो, कंपनी राज बंद करो, सीपीएस पद्धति खत्म करो, परंपरागत अफीम खेती चालू करो, परंपरागत अफीम खेती चालू करो, विदेशी आयात बंद करो, विदेशी आयात बंद करो, रोके पट्टे बहाल करो, मेक इन इंडिया मेड बाय भारत, मेड इन इंडिया मेड बाय किसान, मेक इन इंडिया मेड बाय किसान, अफीम गठिया नहीं अधिकारी गठिया है, अफीम गठिया नहीं अधिकारी गठिया है। क्या मामला है मांगीलाल जी, क्या है पीड़ा? मामला 2008 से 2022 कभी तो प्रकृति खेल जाती है और कभी नेता खेल जाते हैं। आज किसान खून के आंसू रो रहा है। जिन किसानों की जय बोल करके नेता लोकसभा में चले जाते हैं, जिन किसानों की जय बोल करके नेता विधानसभा में चले जाते हैं, उन किसानों की पीड़ा नहीं समझ में आती है। मैं समझता हूँ हो सकता है वो किसान नेता तो हो सकते हैं लेकिन किसान नहीं। इसी पीड़ा को लेकर के हम दिल्ली पहुँच रहे हैं साहब। क्या मामला है, क्या मांग है? मामला ये है, हम जब मेक इन इंडिया भी नहीं था तब हम 1,60,000 किसान 50-50 आरी की अफीम को पैदा करके विदेशों में निर्यात करते थे। बना है मेक इन इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे, उस मेक इन इंडिया को भ्रष्ट अधिकारी और लालची नेताओं ने लोचा लगा दिया। कुछ अफीम पट्टे जब 2008 से संघर्ष कर रहे किसानों को 24/11/2013 को प्रधानमंत्री महोदय ने दिए। उन अफीम पट्टों के बदले में भ्रष्ट अधिकारियों और लालची नेताओं ने 20,000 से लगाकर 5-5 लाख रुपए लूट लिए और लूटने के बाद इस अफीम को घटिया स्तर तक पहुंचा दिया। अब हम उनको 2 लाख रुपए दे देते हैं तो बढ़िया अफीम वापस बढ़िया, अगर नहीं देते तो घटिया हो जाती है। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और वित्त मंत्री महोदय से, वित्त राज्य मंत्री महोदय से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। कंपनी राज खत्म करो। हमने सीपीएस पद्धति नहीं। अफीम किसानों की क्या पीड़ा है, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, आप बताएं। अफीम किसानों की पीड़ा, खेत में डोड़े आड़े पड़े हैं और भारत सरकार ने हमारे को गर्दन पकड़ के रख दी है। सीपीएस जिसको बिना लुए चिरे का आदेश कर दिया। आज़ादी के आज तक हम लोग अफीम खेती के चीरा लगा करके अफीम निकालते थे। उस चीरे को इन्होंने कंपनियों को देने के लिए हमको सीपीएस पद्धति थोप दिया और किसानों से बोले कि किसानों से साइन करवा लिए। मैं कह रहा हूँ 1872 की जो एक्ट के तहत भारत सरकार पे नारकोटिक्स विभाग पे धोखाधड़ी का मुकदमा किया जाए। कौन सा 1872? 1872 अनुबंध अधिनियम के तहत भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग पर धोखाधड़ी का केस एंट्री किया जाए, क्योंकि बोले किसानों से अंगूठे लगवा लिए, जबकि किसानों ने अफीम पट्टे लुई चिरे के मांगे थे और इन्होंने सीपीएस वाला दे दिए। आज किसान उस डोडे को दे करके टूंग रहा है मतलब जो चीज आमली अपने दे भी नहीं ढा भी रहा मुन्ना पानी आवे कि नहीं आवे, तो वो वैसा का वैसा हमको लूट भी लिया और कूट भी दिया। तो इस प्रकार से किसान आज खेत में रो रहा है और कुछ किसान प्रतिनिधि हजारों की संख्या में जाने वाले थे, लेकिन आज हमारे डूजरडा, ओलावृष्टि और ये बेमौसम बरसात हुई, उससे कुछ किसान मायूस हो चुके, तो वो नहीं आ चुके हैं, लेकिन कुछ किसान आए हैं। हम वित्त मंत्री महोदय के पास मिलेंगे और आपको अगर लिखा पढ़ी करने वाला कोई किसान का बेटा है तो रखो, ऐसे भ्रष्ट और लालची नारकोटिक्स के अधिकारियों को मत रखो जो किसान की खेती नहीं जानता है और एसी में बैठ करके नीति बना देता है। या तो फिर उस नीति के आगे अफीम लूट योजना लिख लो तो हम समझ जाएंगे लूटने वाली योजना है। आप उसके ऊपर छापते हो अफीम नीति और उसमें करते हो और नीति, जबकि प्रधानमंत्री महोदय हमको परंपरागत अफीम लुई चिरे के पट्टेवाली का आश्वासन दे के गए थे। अब आपने उसमें कंपनी राज कर दिया। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब परेशान हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप जानते हुए अनजान बन रहे हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता लग जाएगा, हमको पता लग जाएगा। आप कंपनियों को हावी करके हम किसानों को कंपनी का गुलाम बना रहे हो, तो आपका मेक इन इंडिया झूठा है। और या तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं या फिर मांगीलाल मेघवाल बिलोट झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक तो झूठ है। और मैं प्रधानमंत्री महोदय आपका सम्मान करता हूं, आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। आप मेक इन इंडिया बना रहे हैं तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट भी किसान पुत्र है, शिक्षक है, तो मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है, उसको कंपनी राज से बाहर निकाल करके लुई चिरे का आदेश दीजिए। खेत में खड़ी किसान की खेती है उसको लुई चिरे का आदेश दीजिए और हमको सीपीएस पद्धति को रद्द कीजिए। किसानों के देश में किसानों की सुनिए। अगर आपको कंपनियों को सुनना है तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुन रखा है, हमारे बाप दादाओं ने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अंग्रेजों को भगा दिया और हमारे ये किसान आपके इस मेक इन इंडिया को बनाने के लिए आपके इस कंपनी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आपने सुपारी ली हो, कुछ लालची नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने सुपारी ले रखी होगी हमारी खेती को नष्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान का बेटा आज खेत में रो रहा है और
आप लोग कंपनी को ला करके हमारे माता पिता को जो अफीम पहले जो साहब हम 2 बीघे की अफीम पैदा करते थे, जबरदस्ती अफीम का पट्टा देते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। आज जब 2 पैसा मिल रहा है तो जानबूझ करके हमारी अफीम खेती को षड्यंत्र पूर्वक कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस प्रकार से मानते हैं आपके नए आदेश में किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से असंभव प्रतीत हो रहा है सीपीएस पद्धति के तहत? कैसे आप परेशान हैं? हम लोग परेशान नहीं है, परेशानी इन्होंने पैदा कर रखी थी। जैसे अफीम बोते थे हम वैसे अफीम बो दिए। इन्होंने कागजों में गलत कर दिया कि आपको लुई चिरे का आदेश नहीं है। भोला किसान तो जानता नहीं है, मैं अकेला जानने से पूरा देश थोड़ी जानकार हो गया। तो भोले किसानों को पट्टे पकड़ा दिए, और वो पट्टे भी इन्होंने क्यों दिए? उनको पता है कि ये संघर्ष जो चल रहा है भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का, अगर इन को पट्टे अभी काट देंगे तो ये संघर्ष समिति की रेल लंबी हो जाएगी। तो इन्होंने हमारे किसानों को टुकड़े कर दिए, कुछ किसानों को बिना लुई चिरे के पट्टे दे दिए हमारे संघर्ष को कमजोर करने के लिए। देखो, झूठ एक बार बोलोगे उस झूठ को 1000 बार बोलना पड़ेगा। 2008 से किसान संघर्ष करते करते 2022-14 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीति नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। किसान जिंदाबाद! भ्रष्ट अधिकारी वापस नौकरी कर रहे हैं और किसानों का पट्टा काटते 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 कंपनियों का पेट भर रहे हैं। अब हम कंपनियों का पेट नहीं भरेंगे, किसानों का पेट भरने के लिए, भारत का पेट भरने के लिए किसान खुद प्रधानमंत्री महोदय से मिलेगा और हमारे अफीम पट्टे बहाल हो, सीपीएस पद्धति समाप्त हो और लुई चिरे का आदेश जारी हो। किस प्रकार से सीपीएस पद्धति में जो आदेश आया है उसमें किस प्रकार से डोडा और पोस्ट को अलग किया जाएगा और किस प्रकार से सरकार उस डोडो को ले जाएगी, आप किसानों को समझाएं? उसमें सीपीएस पद्धति में देखो, उनको भ्रष्टाचार को 4 गुना कर दिया, भ्रष्टाचार को 4 गुना कर दिया। उस डोडे को भुंगली में डालो, इस डोडे को भुंगली डाल नहीं सकते हैं। जबकि जिसने भी ये आदेश निकाला, मैं तो कह रहा हूँ उस अधिकारी की एक परीक्षा हो जाए तो उसको बकरियां चलानी पड़े। डोडे में पत्तियां होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है अंदर, उसमें डोडा दाना निकल नहीं सकता। अगर तो उसको डंठल के नीचे से तोड़ा जाए तो उसका दाना निकल सकता है। उन्होंने कहा 8 इंच से तो नीचे से वो भुंगली रखनी पड़ेगी, ऊपर से भुंगली डालनी पड़ेगी। तो भुंगली डालोगे तो उसका खोपड़ा फट जाएगा, उसका खोपड़ा फट जाएगा तो उनको लूटना है बेसिकली किसान को। वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। अरे तेरे रिजेक्ट हो गए, तेरे घोंसले खराब हो गए, तेरा पट्टा कट जाएगा, वापस उनसे गेहूं मक्की सोयाबीन बिकवा करके पैसा लेगा। तो उन्होंने उनका भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, भुंगली डालने के लिए वो पाइपलाइन डाली, तो उससे कुछ होगा नहीं। और किसान तो डरा सहम है, तो उनकी बोरियां भरने के लिए किसानों को भ्रमित किया जाए, न तो उनके पास स्टाफ है। देखो, नोटबंदी की बिना सोचे समझे नोटबंदी की देश को दिवालिया कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नाराज मत होना, हो जाओ तो राजी खुशी हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच बात तो बोलना। 10,000 सीपीएस किसानों से किस प्रकार से निकालेगी? तो न तो सरकार के पास इनकी कोई पूरी प्लानिंग है, न तो सरकार के पास इनकी कोई पूरी प्लानिंग है, न इनके पास कोई ऑपरेटर्स है। इन्होंने जानबूझ करके किसानों का गर्दन दबा दिया। न तो वो डोडे किसी काम आएंगे, न उनके पास कोई मशीनरी है, और किसानों को भ्रमित करने के लिए और अधिकारियों को दबाने के लिए सीपीएस पद्धति लागू की है। उसको हम बंद करके लुई चिरे का आदेश दे दीजिए। ये सीपीएस पद्धति का आपके अनुसार सीपीएस पद्धति के तहत डोडा और उसमें से पोस्ट दाना अलग अलग 10,000 किसानों के एक के खेत पर जाकर किया जाना संभव ही नहीं है। इनको तो करना भी नहीं है। इनको तो रात में चोर आएंगे और दिन वाले, रात में कोई चोर लेके चला जाएगा, दिन के चोर आएंगे नारकोटिक्स वाले, ये लाख रुपए और ले जाएंगे, तेरे डोडे खराब हो गए। कितने दिन तक और इस डोडो में चीरा नहीं लगता है और क्या कार्रवाई नहीं होती पोस्ता दाना अलग करने की? कितने दिन में ये खराब हो सकती है फसल? साहब, ये कितने दिन तक? फसल तो अभी 15 दिन और चलेगी और 15 दिन के बाद खराब होने स्टार्ट हो जाएगी, फेंकने लायक हो जाएगी। फेंकने लायक तो हम उनको फेंकेंगे तो फिर वो गला दबा देंगे तुमने तस्करी कर ली। जबकि असली तस्कर तो नारकोटिक्स विभाग है, असली तस्कर को ये पकड़ेंगे नहीं। हम किसानों को बोलेंगे तुम तस्कर हो, जब सच बोल रहा है किसान उसको तस्कर बोलते हैं। जो वास्तव में तस्कर है, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप वापस नौकरी कर रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है। और कुछ लोग हमको भी तस्कर बोलते हैं, ये जमीनी सच्चाई। मैं कह रहा हूँ, हम जब तस्कर हैं, क्या जवाब है आप ऐसे लोगों को, क्या जवाब देना चाहते हैं जो आपको तस्कर बोल रहे हैं? हमको तस्कर तो इसलिए बोलते हैं जिसके अफीम पट्टा नहीं है वो तो समझेगा ये तस्करी कर रहा है, लेकिन जिसके अफीम पट्टा है, इन किसानों को उनको पता है कि हम लोग तस्कर नहीं है, हम लोग भारत माता का भंडार बनना चाहते हैं। 1 लाख रुपए किलो की अफीम को हमको 800 से 1200 रुपए देते हैं, और जबकि हमको 25,000 रुपए मिल जावे तो ये तस्करी, ये नारकोटिक्स विभाग कर रहा है। और डोडा चूरा जब हम 50-50 आरी का कभी नहीं बेचते थे, तो आज क्यों बेच रहे हैं? डोडा चूरा हम लोग नहीं बेचते साहब, ये पट्टा इश्यू करते समय 2-2 लाख रुपए लेते हैं, तो ये तस्करी भी वापस नारकोटिक्स वाला, डोडा चूरा भी नारकोटिक्स वाला भी लेता है। क्यों? अगर किसी किसान ने डोडा चूरा बेचा होता तो इनका पट्टा कटता, किसी का पट्टा नहीं कटा। मतलब इनको पैसे दे दो, इनकी दुकानें चलती रहे, भारत की खेती भी खत्म हो जाए और इनका पेट भरता रहे। ये सीपीएस पद्धति।
अब सरकार सीपीएस पद्धति को ऐसी स्थिति में आ गए हैं आपकी भाई ना खा सक रहे, ना निगल सक रहे, ना थूक सक रहे, ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो सीपीएस पद्धति समाप्त होगा। जिस प्रकार से तीनों काले कानून रद्द हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से ये भी सीपीएस पद्धति रद्द होगी, हमको लोही चीरे का अधिकार मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ इन भ्रष्ट अधिकारियों के कुटाई शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। इनकी भ्रष्ट अधिकारियों की कुटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप इतने दिन तक भुंगली में डाले नहीं, किसी की खोपड़ी में पाइपलाइन डाल करके पानी निकाल सकते हैं क्या? डोडा चूरे में तो वो निकल, जो नहीं हो रहा वो इसमें लागू कर रहे हैं, क्योंकि उससे फिर पैसा देना पड़ेगा, इनको कमाई हो जाएगी। और 6 महीने तक ये डोडा तोड़ेंगे ना, आराम से दारू पियेंगे, बैठे रहेंगे। किसानों के घर पे आ रहे हैं, वहाँ 13 नंबर पे फिर 2000 रुपये दे आएगा, तेरा 10,000 रुपये दे तो 13 नंबर आएगा, वरना 13 नंबर तो आ ही नहीं रहा है। फिर किसान इनकी जय बोलेगा, नेताजी को बोलेगा जय हो नेताजी, जय हो नेताजी। नेताजी कहेंगे हमने अच्छा कर दिया, फिर अधिकारी जी कहेंगे हमने अच्छा कर दिया। पापड़ा करसार हाबू छोटा पे नहीं है, सड्डी पैरों पे नहीं है, सोयाबीन वेसो लाना है, भी थोड़ा कीड़ा कांगड़ा में भी वेजिन बजाना, पेट भरना पड़ेगा। तो ये सीपीएस पद्धति अभी 2-3 दिन पहले जिन किसानों के चिरई लोही चिरई के पट्टे हैं, उन्होंने माताजी की पूजन करके विधि विधान से उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई और दाल बाटी चूरमे का भोग लगाकर जिस प्रकार से चीरा लगाना चालू कर दिया है। लेकिन कल प्रकृति ने अपना खेल खेला और ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और बारिश हो गई, जिससे किसानों को कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान होगा और क्या मांग है आपकी सरकार से किसानों के लिए? चीरा लोही चिरई वाले किसानों को प्रकृति प्रकोप से तो हम भी देखो, प्रकृति से तो हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ऐसा प्रकोप नहीं हो और उनको किसानों को सरकार मुआवजा दे और भरपूर मुआवजा दे। आटा में लून ना तो मुआवजा नहीं दे। कितना प्रतिशत आप मान रहे हैं? देखो साहब, मेरे हिसाब से तो 50% और कहीं 50% से अधिक भी है, कहीं ज्यादा भी है, 75% है, कहीं 75% भी है। देखो ये पूरे जिले को इकाई नहीं मान करके मैं कह रहा हूँ गांव को इकाई माना जाए। और गांव को इकाई मत मानो, आप तो खेत को इकाई मानो। अनि खेत में डोडा पड़ी या ना पड़ी, अनि खेत में गड़ा नहीं पड़ा तो बेचारा उसको उसकी हत्या हो जाएगी। तो प्रत्येक पट्टे को इकाई मान लो, उसको पूरा मूल्य दो और कम से कम 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे दो उसको। समय रहते 5-5 लाख के मुआवजे की मांग है आपकी भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति की तरफ से। जो ओलावृष्टि हुई है और लोहाई चिराई के पट्टों पर जो चिराई लगाए गए, उनकी फसल पे जो नुकसान हुआ 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। और इस बार प्राकृतिक प्रकोप से 2 काम हो जाएंगे। जो बरसाती मेंढक घर के अंदर बैठे थे ना, वो भी बाहर आ जाएंगे। सब बुरा मत मानना, जिन्होंने कभी खेत देखा ही नहीं वही खेत देख रहा है। घर कहीं भी हो, घर कहीं भी हो, खेत यही पता नहीं, उनको पता ही नहीं मूंगफली कितने लगेगा, डोडो कितने लगे, वही देख रहे हो। फोटो खींच रहे, अखबार में दीजिए, फोटो खींच रहे, दीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, किसानों के देश में किसानों को भी सुन लो। और कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। विभाग वालों ने सोचना चाहिए और विभाग वालों को गिरदावरी समय पर करवा कर वित्त मंत्रालय के को एक इनका जो इंटीमेट रहता है वो बना के इनको माफ। क्या लग रहा है आपको, सरकार और जिला कलेक्टर इसके संज्ञान ले रहे हैं या अभी नींद में ले रहे हैं? नहीं ले रहे। देखो तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं ले रहे हैं। उसका मतलब पटवारी साहब से आज मेरी बात हुई। मेरे एक लोन के बारे में मैं गया था, तो पटवारी साहब से मेरी बात हुई कि यार मैं गाँव में फील्ड में जा रहा हूँ। मैं कुछ इस आशय का एक प्रतापगढ़ से जिला कलेक्टर का लेटर भी जारी हुआ है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ। मेरे पटवारी साहब से कोई नकल निकला थी, मैं गया था, तो उन्होंने मेरे को प्रश्न नहीं कहा यार मुझे मैं थोड़ा फील्ड में हूँ। तो पर साहब ये कागज अगर कलेक्टर ऑफिस तक ही रहे सीमित, तो आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर मान लो जिस विभाग से संबंधित मामला है, अगर वहाँ तक अगर ये नहीं पहुँचाए, नहीं सुनेगी सरकार आपकी, ऐसी संभावना है। सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। कारण क्या है, सरकार हमारे लिए ही बनी है, जनता के लिए ही सरकार बनी है सर। ऐसा पहले और उनको सुनना पड़ेगा, आपको एकता रखनी पड़ेगी सर। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि वित्त मंत्रालय को इन्होंने जो अफीम किसानों की पीड़ा वो वित्त मंत्रालय तक नहीं पहुंचाई, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं था पहले कि आपको नुकसान हुआ, आपकी ओलावृष्टि हुई। तो इनमें इनको नारकोटिक संबंधित जो मामला है अफीम वाला, उनके माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराकर कलेक्टर साहब को एक रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भिजवानी चाहिए, जिससे जिन अफीम किसानों को नुकसान हुआ है उनको समय मुआवजा भी मिले और आगामी अफीम नए वर्ष में जो अफीम पॉलिसी आएगी उसमें इनको राहत भी दी जाए। मेरा ये सभी अधिकारी, पटवारी, गिरदावर साहब और माननीय तहसीलदार साहब, माननीय कलेक्टर साहब, सभी से निवेदन है कि उनको समय रहते गिरदावरी करवाकर इनका जो भी डाटा है मैं वित्त मंत्रालय को अवगत करा दे इस बात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह डांगी है, मैं भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का मंदसौर जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हम सीपीएस पद्धति को समाप्त करने के लिए दिल्ली भी कुछ कर रहे हैं, कुछ किसान चेतक से भी गए, कुछ मेवाड़ से जा रहे हैं, कुछ इंटरसिटी से भी आ रहे हैं, सुहासरा से। अच्छा, अलग अलग दिशा से प्रतिनिधि अलग अलग टीम बनाकर जा रहे हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाने की संभावना है, क्योंकि एक गाड़ी में टिकट हो नहीं सका है सभी का। सभी जिसमें जहाँ भी टिकट मिला वहाँ से टिकट बनवा के सब बैठ गए गाड़ी में। साहब क्या बोलना चाहते हैं आप? तो जो भी दिल से बोलेंगे हमें स्वीकार है, बोले आप बेबाक आवाज में।
सीपीएस पद्धति यानी पूंजीवाद ने खेत में एंट्री मारने के लिए चुनाव के समय में हमने सवाल उठाया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर अपारदर्शी तरीके से पूंजीवाद ने 6,128 करोड़ का चंदा दिया था। उस चंदे के बाद में सीमेंट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, उस पर भी हमने सवाल को उठाए थे और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था कि जब तक ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला क्लियर नहीं हो जाता ये चुनाव रद्द किए जाए, क्योंकि लोकतंत्र में अपारदर्शिता का कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेहिता प्रथम होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ और उस कारपोरेट के चंदे के बाद में ये इन्होंने कारपोरेट को एंट्री देने के लिए सीपीएस का पद्धति चालू किया है ताकि कारपोरेट अफीम की खेती में घुस सके। इसीलिए इनको ये आदेश जारी हुआ है और इसके सफल होने पर ये सारे अफीम पट्टे इस पद्धति में ले जाने की मंशा रखते हैं। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं, क्या परेशानी? इस साल 10,000 किसान प्रभावित हो रहे हैं और जहां तक मेरा मानना है कि अगर ये पद्धति सफल रहती है तो अगले साल आधे किसान ये इस पद्धति में ले जाएंगे, जिससे कि किसानों की आर्थिक नुकसान होगा और रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और कुछ अभी क्या मांगे दिल्ली में? दिल्ली में ये मांगे कि ये सीपीएस पद्धति रद्द करें और कोडीन का जो आयात हो रहा है वो आयात बंद करें। जहाँ जितनी ज़रूरत है, जैसे 180 टन की कोडीन की ज़रूरत है तो वो कोडीन की ज़रूरत हम उतने पट्टे यहाँ दिए जाए, यहाँ पट्टे दिए जाए, भारत के किसानों को दिया जाए, विदेशों से आयात नहीं कराया जाए, यही कहना चाह रहे हैं। ईरान से कोडीन मंगा रहे हैं, तुर्की से पोस्ता मंगा रहे हैं। जब ये भरपूर मात्रा में केवल मेवाड़ मालवा किसान उपजा कर दे सकता है, सक्षम है, तो ये मंगाना बंद करें और यहाँ पर पट्टे जारी करके यहाँ यहीं पर उत्पादन लिया जाए। नरसिंहदास बैरागी, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे किसान सभी सीपीएस पद्धति के मामले में दिल्ली जा रहे हैं और मंदसौर, नीमच, उधर सीतामऊ, रतलाम साइड से, जावरा साइड से और इधर हमारे सभी राजस्थान से भी सभी किसान यहाँ से निकले, पर चारों दिशा जाना पड़ा। इधर ओलावृष्टि वगैरह मौसम खराब होने से और भी किसान आ रहे थे और उनका आना निरस्त हो गया है, तो अब सीपीएस पद्धति के मामले में जा रहे हैं। अभी कोशिश रहेगी कि ये सीपीएस पद्धति समाप्त हो और लूनी चीनी का आदेश प्रदान किया जाए, क्योंकि सरकार किसानों को टुकड़े टुकड़े में फैला रही है। ऐसा कहा जा रहा है सरकार ने आपके सीपीएस पद्धति वाले किसानों के साथ अनुबंध कर रखा है। नहीं, किसान ऐसे में किसान भी पाबंद होते हैं उनको उनके नियमों की शर्तों के आधार पर, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सर, वो किसान तो जानता नहीं है ना, उन्होंने साइन करवाए हैं, कहा है कि आपको ये किसी किसान से कहा है कि भाई आप क्या नहीं जानता है किसान? किसान ये नहीं जानता है, वो बोला कि भाई पट्टा देगा तो लूनी चीनी का तो देगा ही, तो उस मामले से उन्होंने पट्टे लिए। अच्छा, ये पद्धति किसानों के लिए नहीं है, इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या एक्टिविटी होगी, किस प्रकार से सरकार फसल को ले जाएगी, उससे अनभिज्ञ थे अनुबंध के समय? नहीं तो ये पहला जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ये पोस्ता भी सर कम से कम अभी से 2 महीने तक भी ये निकाल ही नहीं सकते, पूरी गर्मी आ जाएगी इनको निकालने में, और पोस्ता निकालेंगे कैसे? इससे में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो पड़ेगा, किसान को तो नुकसान ही नुकसान होना है हर बात का। अभी ये ऐसे में सरकार को फायदा होगा? सरकार को तो क्या फायदा होगा, वो तो कोई सरकार को फायदा सरकार को भी नहीं होगा और किसानों को भी नहीं होगा, किसानों को भी नहीं होगा, फसल नष्ट हो रही है। हाँ, फसल नष्ट हो रही है, बिचौलियों को फायदा होगा। बिचौलियों को फायदा होगा? क्या फायदा होगा बिचौलियों को? बस ये इधर उधर करके किसानों को गुमराह करेंगे कि तुम्हारे इसमें ये हो गया, तुम्हें डोरा फोड़ दिया, नहीं ये फोड़ दिया, नहीं इसमें ये करते रहेंगे, कर्मचारी परेशान करेंगे अगला पट्टा देने के लिए। हाँ, अच्छा, आपका कहने का अर्थ है ब्लैकमेलिंग होगी और पैसों की वसूली की जाएगी। खुलकर बोले आप, जनता की आवाज है, जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। नहीं, बिल्कुल किसान डोरा तोड़ता है तो डोरा अगर टिनोपाल अगर पोस्ता बनाता है तो उसे कम से कम परिवार को 1 महीना लगता है टिनोपाल पोस्ते बनाने में, लेकिन अगर विभाग उसे सुई डालकर उसके मस्तिष्क में सुई डालकर उसके पोस्ते निकालने की बात कर रहा है, जब उसमें पोस्ता बरोबर पकता नहीं है, जब तक चीरा नहीं लगता है, उसमें अफीम रहता है और उस अफीम की वजह से पोस्ता बरोबर पक नहीं पाता है, वो निकलेगा भी नहीं। और डोरा टूट गया, अधिकारी और विभाग वाले बोलेंगे तेरे इसमें तो तूने डोरे टूट गए, ये टूटा कैसे? तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार और जनप्रतिनिधि मिलकर। ये सीपीएस न तो हम कभी जानते थे, न कभी जान देंगे, और न इन्होंने जबरदस्ती थोप दी किसानों के ऊपर, और किसानों से ये बोलते हैं कि हमने अनुबंध करवा लिया। अब किसानों को जब नए पट्टे वितरित किए जाते हैं हर समय उनके साइन लिए जाते हैं, और बहुत से किसान तो आज भी अंगूठा टेके, वो ये भी नहीं जानते हैं कि इसमें क्या अनुबंध है, प्राइवेट कंपनी क्या होगी, सीपीएस क्या होगी। तो चीरे के इंतजार में खड़े हैं। बिल्कुल, अफीम पट्टा मिला है तो हमें चीरे का आदेश भी मिलेगा, वो तो इसी से अभी तक वो इसी उद्देश्य में बैठे हुए हैं घर।
हम कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए आगे नहीं आ रहा। आगे नहीं आ रहा है। और वो आने में डरते हैं, कहीं हम जाएंगे तो हमें नारकोटिक्स वाले परेशान करेंगे, वो लोग इनसे डरते भी तो है। इन्होंने पहले उनके ऊपर इतनी दहशत मार रखी है कि पहले सर, आज तो फिर भी लोग थोड़े बहुत जागरूक हुए। पहले अगर ये मान लो कच्चा तोल करने गांव में जाते थे तो लोग इनकी डर की मारी बेचारे कुछ अगर गिला होता तो उसे उनके सामने लेके नहीं जाते थे, डरते थे। जबकि अब इनको पता है कि अफीम आज भी चीरा लग रहा है, उसमें ओस आती है, ओस को सुखाना पड़ती है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा लूटने की एक फैक्ट्री बना रखी है। मैं रतन जाट लखड़ावन सीपीएस के विरोध में किसानों के प्रतिनिधि और किसान दल दिल्ली जा रहा है। सरकार ने जानबूझ के सीपीएस लागू करी, इनकी प्लानिंग 2016 से लागू कर दी थी उन्होंने। पहले तो मार्टिन का नियम लाया और उसमें 10,000 लाइसेंस किसानों को रोक दिए, जिसमें से अपने जो जनप्रतिनिधि है लोकसभा के, थोड़ी सी आवाज़ तेज रखो। इसमें से जनप्रतिनिधि है लोकसभा के, वो बिल्कुल मौन धारण करे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कंपनियों में पार्टनरशिप कर ली हो, कमीशन बांध लिया हो, क्योंकि किसान वोटर तो उनको चाहिए ही नहीं। क्योंकि किसान अगर कि सुनेंगे तो कंपनियों के नहीं सुन सकते, क्योंकि एक ही आदमी की सुननी पड़ेगी। और जब किसान की सुनने लग जाएंगे तो कंपनी उनका विरोध करेगी। कंपनी कहेगी कि भाई हमने जो आपको कहा उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। और एक ही लोकसभा मेंबर जो नागौर के हैं, जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो खुल के लोकसभा में बोले मार्फिन के लिए भी और सीपीएस पद्धति के लिए। मैं उनको पलट नेशन न्यूज़ के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक मेंबर सिर्फ लोकसभा में सीपीएस पद्धति का विरोध करा, और जब पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठे हुए थे उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आते ना, मैं आपको हकीकत बता दूंगा। इसलिए हनुमान जी बेनीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बार बार जो किसान जा रहे हैं, शायद आगे भी प्लानिंग है जो, और अभी जो 70,000 और लाइसेंस है, शायद वो सोच रहे हैं इनका चला गया, अपना तो कुछ नहीं, अपन तो मार्केट बिठा लेंगे। लेकिन पलट न्यूज़ नेशन माध्यम के सुन लेना, आज सभी 80,000 किसानों की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। उनको 1 साल या 2 साल के अंदर सारों को सीपीएस पद्धति में ले जाएंगे। और अपने हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ में पूरा क्लियर लिखा हुआ था उन्होंने कि भाई सरकार की मंशा है और पीछे के दरवाजे से विदेशी कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व करके इस खेती, परंपरागत खेती को खत्म करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया की आड़ में जो प्रधानमंत्री जी बार बार गीत गाते हैं, उस मेक इन इंडिया जो बना रहे हैं वो किसानों के लिए नहीं, कंपनियों के लिए बना रहे हैं, किसानों के लिए उसमें कोई मेक इंडिया नहीं है। वे तो किसानों को तो मेड बना रहे हैं, मेड के माध्यम से किसान को मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं, ताकि किसान बोले वाले झांसे में आ गए। और अभी जो लग रहा है कि 10,000 लाइसेंस पे अगर किसानों को अब भी जाग जाएंगे, अगले साल शायद सरकार खत्म कर सकती है। लेकिन इनके जो नेता इनको बार बार पासे फेंक रहे पीछे से, नहीं हम खत्म करवा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब हम कांग्रेस की सरकार थी तो विरोध करते थे, आज बीजेपी की सरकार है तो भी विरोध कर रहे हैं। तो ये यूँ समझ रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो समझते हैं ये बीजेपी के थे, अब बीजेपी वाले समझ रहे हैं ये कांग्रेस के। तो ये किसान को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब मेन जो आप किसी तीसरी पार्टी को लाने के मूड में तो नहीं, लाने के मूड में देखो, अगर आगे हो सकते हैं, सुनेंगे तो करना पड़ेगा ना। ऐसी प्लानिंग आपकी भी चलेगी बैकफुट में, जैसे उनकी बैकफुट में चल रही है, आप भी प्लानिंग कर सकते हैं। जागरूक हो रहा है किसान, बिल्कुल जागरूक हो रहा है भाई। आज 10,000 किसे लाएंगे अगर तीसरा मोर्चा बनाना चाहे, किसे मानते हैं आप? केंद्रीय नीतियों को तो समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको अपनी मांगे मनानी है, सरकार को चैलेंज करना है, लोहा लेना, तो आपको तीसरे मोर्चे को पहचानना पड़ेगा कि कौन ऐसा मोर्चा हो सकता है जो आपके अनुसार, जो पूरे देश लेवल पे आपकी मांगों को सुन सकता है, समझ सकता है और पूरी कर सकता है। हमारी जो अभी आवाज उठाई, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में बताएं, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे हनुमान जी ने हमारी आवाज उठाई, वो तो हो सकता है। हनुमान बेनीवाल को आप राष्ट्रीय स्तर के नेता मान रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री काबिल है, या उनकी पार्टी को इतना बड़ा कद मान रहे हैं कि आप हनुमान बेनीवाल को आगे लाएंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर आप सीपीएस पद्धति को खत्म कराएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आवाज उठाए हम उसी के लिए तो बोलेंगे। अगर यहाँ सीपीजी उठाते, हमने उनको वोट दिया, 6.5 लाख वोटों से जीता चित्तौड़ लोकसभा से, क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि मेरा किसान कितना परेशान हो रहा?
मंगीलाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? चौधरी साहब कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल देश के प्रधानमंत्री बने, उनके पास अभी लोकसभा में एक सीट ही है, एक सीट है, वो उनको प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे हम तो, या संभवतः 10 साल 20 साल 50 साल लग जाए। ऐसे में किसान तो मुंह ताक के बैठा है कि हमारी चीज लगना चाहिए। आप कह रहे हैं चौधरी साहब की हनुमान बेनीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही हमारी सीपीएस पद्धति हटेगी, तो ही हमारे किसानों को न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आपका कहना बहुत सही है कि भाई जो अपनी बात बोलेगा वो हम पे कैसे बनाएंगे आप? रणनीति बताएं आप, इनके आधार पर किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? उनकी पार्टी अभी नहीं है, छोटी है, राजस्थान में भी पूरी तरह से पाँव नहीं पसार सकी है, एक सीट लेके आए हो, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? देखो भले उनकी एक सीट हो, लेकिन हम 1,60,000 किसानों के दिल की बात बोली है तो सहज रूप से हम लोग कहेंगे हमारी पीढ़ा जो उठा रहा है वो राजा बने, सीधी बात है। और किसान का बेटा जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, सिर्फ जय बोल करके किसानों की जय बोल के जाने वाले कोई किसान का भला करने वाले नहीं है। सिर्फ किसानों की जय बोल करके किसानों के कंधे पर एरिया निकाल कर लोकसभा में चले जा रहे हैं, विधानसभा में चले जाए, वो किसानों को भला करने वाले नहीं है। बेसिकली चाहे हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसानों का बेटा जब प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, एकमात्र किसान का बेटा लाल बहादुर शास्त्री साहब बने थे। उन्होंने जय जवान जय किसान को नारा दिया, देश को आत्मनिर्भर बनाया और देश को सुरक्षित बनाया। लेकिन आजकल जय जवान जय किसान का नारा दे करके किसानों को कमजोर कर रहे हैं और कंपनियों की पेटा भराई कर रहे हैं। हम लोगों को किसानों को, देश में किसानों को राहत चाहिए, या तो ये जो नेता अगर किसान के बेटे हैं तो हमारी समस्या सुने। बात सीधी है, देखो किसानों की जय बोल करके किसानों को लूटना और पीटना बंद कर दे, राजस्थान सरकार भी सुन ले, भारत सरकार भी सुन ले। आप समझ सकते हैं किसानों के दर्द और किसानों के पीड़ा को, जो कि पूरे देश में एक सीट लाने वाले आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को जब प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुहार कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हमारी ऐसी मंशा है। लेकिन इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हुए इसको किसानों की पीड़ा के रूप में देखा जाए कि कितने पीड़ित है कि पूरे देश में एक किसान पुत्र, एक किसान नेता जो आरएलपी के नेता हैं हनुमान जी बेनीवाल, जो एकमात्र सांसद है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके मन में पीड़ा है। सरकार इसको अन्यथा ना ले, इसको पीड़ा के रूप में देखे कि किसान कितना पीड़ित है, और एक सीट लाने वाले सांसद को प्रधानमंत्री बनाने की गुहार कर रहे हैं। आप सरकार इनकी मांगे सुनेगी, इनके दर्द को समझेगी और पूरा करेगी। अलर्ट नेशन न्यूज से अभियंता अनिल सोकवाल, जय हिंद।